हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय टॉक। एक और वीडियो के साथ आपके साथ हूँ मैं। आज की जो वीडियो है वो रीडिंग के पार्ट ए के बारे में है। इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, लेकिन ये है कि काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें कुछ टेक्निक्स जो है मैंने साथ साथ बताई हैं, और पार्ट ए जो है वो मैंने हल किया है। और उसमें जैसे जैसे जो जो क्वेश्चन आता गया है उसकी टेक्निक्स, उसके ट्रिक्स वो सारे शेयर किए हैं आपके साथ। और चले अब ज़्यादा लंबी नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो है आपके पास जो चीज़ आती है वो आता है आपका टेक्स्ट। आ गया इस तरह से टेक्स्ट आता है आपने, और आपने जैसे शुरू करना है आप एक सरसरी सी नज़र मारते जाएं। आप लेट्स से कि आपने जो है ना हेडिंग पढ़ ली, क्या है इस बारे में, फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है और स्प्रेन्स हैं। अच्छा, इसमें जो है क्या पहले टेक्स्ट में क्या है, फ्रैक्चर के बारे में बताया गया है। तो आपको पता चल गया, आपने बस हेडिंग पढ़ ली थोड़ी सी कि फ्रैक्चर है, फिर इसमें डिसलोकेशन बताई है उन्होंने, फिर आखिर में स्प्रेन बताया है। अच्छा, अब देखते हैं टेक्स्ट बी में क्या बताया है। टेक्स्ट बी में जो है ना वो है सिंपल फ्रैक्चर ऑफ लिम्ब, और ये इमीडिएट मैनेजमेंट। तो इसमें मतलब उसमें मैनेजमेंट की बात की है कि इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होती है पार्ट बी में, और फिर जो है दूसरी मैनेजमेंट वो क्या होती है। ये आपने मतलब अंडर द लाइन कर लें, या जो भी है आप जहन में रख लें कि पार्ट ए में जो था वो सिर्फ फ्रैक्चर के बारे में बताया, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन और स्प्रेन के बारे में। और बी पार्ट जो है उसमें हमारा आ गया कि मैनेजमेंट है। अच्छा, अब देखते हैं कि पार्ट सी में क्या है। ये थोड़ा सा सी और डी आगे पीछे हो गया, लेकिन ये कि देखते हैं सी में क्या है। अच्छा, सी में ये कि ड्रग थेरेपी प्रोटोकॉल, इसमें क्या है, इसमें ये मॉर्फिन आ गया। ये मतलब पेन से रिलेटेड है कि पेन रिलीफ कैसे देना है। और फिर जो है इसमें डी में देखते हैं कि डी में क्या है आपका। डी जो है उसमें है टेक्निक्स ऑफ प्लास्टिक बैक स्लैब ऑफ आर्म फ्रैक्चर। तो इसमें जो है ना मतलब बैक स्लैब उसके बारे में बताया गया है, उसमें बात की गई है। अब क्विकली हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन 1 to 7 देखने हैं। अच्छा, 1 to 7 में आप जो प्रोसीजर ऑफ डिलीवरिंग पेन रिलीफ वाला हमने वो फ़ौरन आपके जहन में आएगा कि यार हमने पेन रिलीफ का तो सी में पढ़ा था। सी वाला जो है उसको वो पेपर आपके सामने होगा, सी टेक्स्ट सामने होगा आपके, क्योंकि ये बुकलेट भी होता है और आपके सामने, और क्वेश्चन पेपर भी आपके सामने होता है। तो आपने जो सरसरी सी है वो पढ़ी थी, तो उसमें ये देखा था कि सी में बताया गया है, तो आपने इसका आंसर सी लिख देना है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे साथ में आंसर लिखते जाएं। और ये है कि दूसरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें वो है द प्रोसीजर टू फॉलो व्हेन स्प्लिंटिंग अ फ्रैक्चर्ड लिम्ब। जो है वो डेफिनेटली हमने आखिर में जो स्प्लिंट वाला पढ़ा है वो मेरे ख्याल में पार्ट डी में था, स्प्लिंट वाला। तो स्प्लिंट वही, वो आपने जैसे ही हेडलाइन पढ़ी तो आपके जहन में डी आता है, इसका आंसर डी लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या है, व्हाट टू रिकॉर्ड व्हेन असेसिंग अ पेशेंट। इसमें हम के भाई क्या रिकॉर्ड क्या करेंगे। उसमें जाहिर सी बात है हमने जो पार्ट बी में पढ़ा था कि किस मतलब फ्रैक्चर किस टाइप का होता है, मैनेजमेंट, तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे पार्ट बी में। तो इसका फिर हम बी लिख देते हैं आंसर। बहुत इजी है ये। आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं आपके जहन में क्लिक करता जाता है। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर। अच्छा, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्चर हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ी थी कि कौन कौन से फ्रैक्चर के टाइप्स होती हैं। ये देखें आप, उसमें फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है या स्प्रेन है, ये टाइप्स हो गई ना। तो इसका फिर आंसर सिंपली ए है।
फिर उसके बाद द प्रैक्टिशनर हु एडमिनिस्टर एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का जिक्र हमने जो है उसमें देखा था सी वाले में। आप जो है उसमें जाके कंफर्म करें। और पार्ट ए में टाइप्स आ गई, बी में मैनेजमेंट है, और सी में पेन रिलीफ है, और डी में जो है वो बैक स्लैप है। तो आपने ये लिख दिया, सी लिख दिया। व्हाट टू लुक फॉर व्हेन चेकिंग एन इंजरी। तो इसमें जो है आपने क्या देखना है, वही बी आएगा इसमें कि किस टाइप का है फ्रैक्चर, यही देखते हैं हम। और हाउ फ्रैक्चर कैन बी काज्ड। और इसमें जो है ना वो पहले वाला पार्ट आएगा, पार्ट ए आंसर होगा इसका, जो टाइप्स पढ़ी थी हमने फ्रैक्चर की। इसमें आप जाके आप देख सकते हैं कि पार्ट ए जो था उसमें जो टेक्स्ट ए था हमारा, उसमें बताया जाता है कि ये फ्रैक्चर और कैसे होता है, ये पैथोफिजियोलॉजी उसमें पार्ट ए में बताई गई है। और ये पहले 7 क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं आप जो है फ़ौरन उनका आंसर देते जाते हैं। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट 8 to 14। 8 to 14 जो है उसमें जो है ना एक लफ्ज़ लिखना होता है हमने, या कोई नंबर है या कुछ भी है। उसमें एक वर्ड या 2 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं, फुल सेंटेंस। उसमें पूरा वो सेंटेंस नहीं लिखना आपने, जो है ना मतलब आपने सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं और या नंबर लिखने हैं, या फिर दोनों चीज़ें लिखनी हैं। तो इसका हम आंसर पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी यूज टू एलिवेट अ पेशेंट फ्रैक्चर लेग। अच्छा, अब इसमें जो है ना डेफिनेटली ये आएगा मैनेजमेंट के उसमें, या बैक स्लैप के, दो दो चीज़ों के उसमें आ सकता है। मैनेजमेंट को अब जो है हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे कि बस सिर्फ स्किम एंड स्कैन करते जाना है आपने। आपको जो है ना चाहिए कि जहाँ पे एलिवेट का ऑप्शन आए, या जहाँ पे मतलब सिमिलर वर्ड्स भी आपने ढूंढने हैं कि किस तरीके से लिम्ब को वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट में आते हैं, और इसमें आपने देखा कि एलिवेट द लिम्ब ऑफ अ स्लिंग। स्लिंग मतलब अपर आर्म के लिए स्लिंग यूज़ करेंगे और लोअर के लिए पिलो यूज़ करेंगे। तो ये हमने इसमें देखा कि इसमें आया है पिलो। तो इसका आंसर होगा लेग को एलिवेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली पिलो यूज़ करेंगे। तो आपने पिलो लिख दिया, सही है। अच्छा, फिर इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम डोज ऑफ मॉर्फिन per kilo of a patient weight that can be given using the intramuscular route। आपने जो है ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, इससे आपको बहुत आसानी होती है, आपको पता चल जाता है कि यार उसने पूछा क्या है। उसमें ये पूछा है कि भाई मॉर्फिन की पर किलो डोज क्या है। तो मॉर्फिन हमने जब हेडिंग्स की थी या पहले 7 क्वेश्चन किए थे, तो उसमें हमने देखा था कि पेन से रिलेटेड सारे सी में थे। तो हम जाएंगे सी में। अच्छा, सी में गए हम, इसमें देखें आप मॉर्फिन की आईएम डोज बताई हुई है और सबक्यूटेनियस डोज बताई गई है, और उसमें मैक्सिमम पूछी गई है तो 0.2 mg पर kg। तो आप इसमें ये आंसर पुट कर देंगे, 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम। तो ये आपका इसका आंसर ऐसे आपने लिख दिया। अच्छा, फिर क्वेश्चन 10 है विच ऑफ अ लिम्ब में नीड एक्स्ट्रा पैडिंग। तो इसमें जो है ना ये डेफिनेटली बैक स्लैप वाले में से आएगा। जब आपने रीड किया होगा तो आपके जहन में होगा कि यार ये बैक स्लैप वाले में से, और वो डी में है। डी में आपने स्किन एंड स्कैम करते जाना है, तो आपको जो है यहाँ नज़र आ रहा है बोनी प्रोमिनेंस। सही है। तो इसके आगे क्या है, एक्स्ट्रा पैडिंग कैन बी प्लेस्ड ओवर बोनी प्रोमिनेंस। तो आपने फ़ौरन ये उसके आंसर में पुट कर देना है। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप
आपके सामने होता है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करें, आपका एक नंबर बिला वजह कट जाएगा। आप सामने रख के और आप स्पेलिंग की मिस्टेक किए बगैर आपने लिखना होता है। और कोशिश करें कि क्लियर राइटिंग हो आपकी, कि एग्जामिनर को समझने में इजी हो। फिर क्या है, 11 है, व्हाट शुड बी यूज टू ट्रीट अ पेशेंट हु सफ़र रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अच्छा, अब इसमें जो है ना ट्रीटमेंट है, तो इसमें हमने देखा था कि सी में जो है इसका पेन रिलीफ और उससे रिलेटेड सी में मिले थे, तो हम सी में जाते हैं। सी में आए, हमने स्किम एंड स्कैन किया और ये नीचे हमें नज़र आ गया रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इज रियर इफ शुड अकर गिव नैलेक्सन। तो हमने इसका जवाब देख लिया कि यहाँ पे नैलेक्सन है, इसका आंसर यहाँ पे पुट कर दिया हमने। अच्छा, जो 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी यूज टू कवर अ फ्रेशली अप्लाइड प्लास्टिक बैक स्लैब वाले को क्या कैसे कवर करते हैं, तो इसका हमें फ़ौरन पता चलेगा कि यार बैक स्लैब का तो हमने डी में पढ़ा था। आपने डी को स्किन एंड स्कैम करना है। आप जो है मतलब ढूंढ रहे हैं क्रैप बैंडेज, कि उसको फ्रेशली अप्लाइड वाले को बैक स्लैब को क्रैप बैंडेज आपने लगानी होती है। तो आपने इसका आंसर इधर पुट किया, क्रैप बैंडेज। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, उसमें ये है कि व्हाट एनाल्जेसिक शुड बी गिवन टू अ पेशेंट हु इज़ एलर्जिक टू मॉर्फिन। अच्छा, अगर पेशेंट मॉर्फिन से एलर्जिक है तो उसको क्या देंगे। तो इसमें हम जो है जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपके जहन में आ गया कि यार इसका आंसर जो है मैनेजमेंट वाले में ही होगा कि पेन रिलीफ हम इसमें देते हैं। आपने शुरू किया स्किम एंड स्कैन, आपको नज़र आया कि पेन रिलीफ असेसमेंट करनी है इसमें एक्यूट वाले में। फिर आप नीचे आते जाएं, मैनेजमेंट में आ गया। अच्छा, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिया टू अ पेशेंट। अच्छा, अगर इफ़ नॉट एलर्जिक टू गिव मॉर्फिन, इफ़ एलर्जिक टू मॉर्फिन यूज़ फेंटानिल। सो हमें आइडिया हो गया कि यार इसमें फेंटानिल यूज़ करेंगे। आपने इसका आंसर फेंटानिल लिख दिया। आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है इसमें, आपने फेंटानिल के करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, या जो भी आपने क्वेश्चन या आंसर करना है उसके करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। अच्छा, व्हाट कंडीशन माइट अ पेशेंट हैव इफ सीवियर पेन परसिस्ट आफ्टर स्प्लिंटिंग, एलिवेशन एंड रिपीटेड एनाल्जेसिया। तो ये भी होपफुली इसमें मैनेजमेंट की में से ही पूछा गया है क्वेश्चन। तो हम जाएंगे मैनेजमेंट वाले उस पे, और इसमें करेंगे कि क्या कंसीडर करना है। जैसे हमने अभी फेंटानिल का पढ़ा था, उससे अगला ही सेंटेंस है कंसीडर कंपार्टमेंट सिंड्रोम where pain is severe and unrelieved by splinting and elevation or 2 doses of analgesia। तो इसका कभी कभार आपको जो है कुछ आंसर ढूंढ रहे होते हैं किसी चीज़ का, तो अगला आंसर खुद ब खुद मिल जाता है। तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इजी लगेगा ये टेस्ट। सो आप इसका कंपार्टमेंट सिंड्रोम है आंसर। अभी हम आते हैं क्वेश्चन 15 से 20। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, फॉलिंग ऑफ एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड इज अ टिपिकल कॉज ऑफ अ एल्बो। तो इसमें हम देखेंगे कि आउटस्ट्रेच्ड हैंड जो है, इसमें ये पहले वाले पार्ट में से लिया गया है।
पहले वाले पार्ट में से है जैसे एल्बो डिसलोकेशन होती है, और ये आपका एक कीवर्ड आपको नज़र आ गया कि आउटस्ट्रेच्ड हैंड है, और ये किस वजह से होता है, एल्बो की डिसलोकेशन की वजह से होता है। तो आपने एल्बो तो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आपने इसमें सिर्फ डिसलोकेशन लिखना है। डिसलोकेशन। अच्छा, अपर लिम्ब फ्रैक्चर शुड बी एलिवेटेड बाय मींस ऑफ। अपर लिम्ब को जो है ना कैसे एलिवेट करना है, उसमें हमने पढ़ा था कि पिलो का एक क्वेश्चन था, अपने पीछे हमने एक सॉल्व किया था क्वेश्चन पिलो का। तो एलिवेट किया था हमने पिलो से, और अपर आर्म को हमने स्लिंग लगाया था। तो ये आ गया आपका मैनेजमेंट में। हमने एलिवेट अ लिम्ब ऑफ अ स्लिंग फॉर आर्म इंजरी एंड पिलो फॉर लेग इंजरी। तो हमने ऑलरेडी किया हुआ था एक पिलो वाला, तो वो हमारे जहन में था कि यार हम पिलो से एलिवेट करते हैं, तो अपर आर्म के लिए स्लिंग है। तो ऐसे कभी कभार क्वेश्चन आपको जैसे ही आप पढ़ते हैं तो आपको श्योर होता है कि यार इसका ये आंसर है। उसके लिए आप एक बार दोबारा जाके देख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप 100% श्योर हैं तो इसमें इतना टाइम नहीं होता, आप फ़ौरन लिखते जाएं इसमें। फिर यह है 17 क्वेश्चन है, मेक श्योर पेशेंट इजंट वियरिंग एनी ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर प्लास्टर बैक स्लैब इज गोइंग टू बी प्लेस्ड। अच्छा, इसमें बैक स्लैब वाले में ही आएगा इसका आंसर। हमने बैक स्लैब वाले को देखना है, बैक स्लैब वाले का। अब इसमें जो है ना, आप स्किम एंड स्कैन करते जाएंगे, आपको जो है ना आपका आंसर नज़र आना चाहिए कि आप उसमें देख रहे हैं कि क्या चीज़ आपने रिमूव करनी है बैक स्लैब लगाने से पहले। तो इंश्योर इज़ रिमूव्ड, ये जो है आपका एक कीवर्ड है। आपने फ़ौरन इसमें पुट कर देना है ज्वेलरी, कि ज्वेलरी पहले जाहिर सी बात है निकालेंगे, तो फिर उसके बाद बैक स्लैप लगाएंगे। स्पेलिंग को डबल चेक कर लें आप कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर आते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। चेक टू सी वेदर स्वेलिंग लिम और डैश इंक्रीजिंग इन साइज। अच्छा, मतलब अगर स्वेलिंग आपने चेक करनी है कि जो लिम है वो इंक्रीज इन साइज हो रहे हैं कि नहीं, तो इसमें ये मैनेजमेंट में ही आएगा। आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, आपको एक आइडिया होता जाता है कि यार ये इसमें जब जब आपने एक ध्यान से आपने हेडिंग्स पढ़ ली, आपने 3-4 दफ़ा जो है उसमें से क्वेश्चन ढूंढ लिए, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये किस में से किया गया है। तो आप मैनेजमेंट में आए, आपने स्किम एंड स्कैन किया, ज़्यादातर वर्ड तो आपको पता होते हैं, आपने क्योंकि मार्क लगाए हुए हैं या कुछ भी किया हुआ है। बेहतर है कि आप मार्क लगाते जाएं, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है। ये है गेटिंग बिगर और ट्रम्बलिंग। तो हमें इसका आंसर यहाँ से मिल गया कि लिम इज स्वलन और इट ट्रोबिंग। तो इसका आंसर है ट्रोबिंग।
फिर 19 क्वेश्चन है, इस प्लास्टर बैक स्लैब देयर इज अ लेयर डैश क्लोजेस्ट टू स्किन। अच्छा, मतलब कौन सी लेयर लगाते हैं स्किन के क्लोज। अभी इसका आंसर बैक स्लैब में होगा। बैक स्लैब वाले में जाएं आप, बैक स्लैब में गए आप, आपने एक थोड़ा सा देख लिया, जैसे स्किन हम स्कैन करते हैं तो इसमें आपको पता चल गया कि ये वाली है कॉटन पैडिंग, ये आंसर है। ये क्योंकि पहली लेयर है तो आपको क्लोजेस्ट टू द बॉडी ये लेयर आती है कॉटन की। लेट्स से कि आपका कोई आंसर गलत हो जाता है, आप उसको फौरन में स्ट्राइक करें और क्लियर लिखें। ताकि लिखने वाले को आसानी, पढ़ने वाले को आसानी हो। रब करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टाइम ज़ाया होता है। आप फ़ौरन जो है उसको एक स्ट्राइक करें, क्लीन स्ट्राइक, और आगे जो है उसका आंसर लिखें आप। आप लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पेशेंट एज्ड डैश ओवर शुडंट बी गिवन हायर डोज ऑफ पेन रिलीफ। अच्छा, आपको ये आपका टारगेट वर्ड है पेन रिलीफ। पेन रिलीफ टारगेट वर्ड है। आप पेन रिलीफ का ढूंढ रहे हैं कि पेशेंट एज्ड के कौन सी एज वाले पेशेंट को हम ज़्यादा हायर डोज नहीं दे सकते। तो इसका पेन रिलीफ वाला हमारा सी में है। सी में आए, आपने आपने एज देख रहे हैं तो फ़ौरन आपको 70 ईयर नज़र आता है। यूज़ द लोअर एंड ऑफ डोज रेंज इन पेशेंट 70 एंड अबव। तो ये आपका आंसर है 70। आप इसमें 70 लिखें। 17 ईयर्स भी लिख सकते हैं, सिर्फ 17 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये जो है एक आपके साथ मैंने शेयर किया है कि रीडिंग का पार्ट ए उसको किस तरीके से पढ़ना है। आप कैसे हेडलाइन करते जाएंगे। जैसे ही टेस्ट शुरू होगा आपने बुकलेट लेनी है। बुकलेट के ऊपर आपने शुरू में जैसे रीड करना है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने टेक्निक्स बताई थी कि रीडिंग की कैसे मतलब पार्ट ए करना है। आज आपके साथ एक इकट्ठे शेयर कर दिया है मैंने कि भाई किस तरीके से प्रैक्टिकली तौर पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने फ़ौरन देखा टेक्स्ट ए बी सी। आपने सबसे पहले हेडिंग्स पढ़ी कि फ्रैक्चर, डिसलोकेशन एंड स्पैम्स है। उसके बाद आप फ़ौरन मतलब पहली लाइन पढ़ते गए, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, स्प्रेन। फिर टेक्स्ट बी में क्या है उसको आपका आइडिया हो गया कि यार इसमें फ्रैक्चर के बारे में बताया गया है कि कितनी टाइप्स के फ्रैक्चर होते हैं। फिर टेक्स्ट बी है, उसमें आपने जैसे ही पहली लाइन पढ़ी इमीडिएट मैनेजमेंट, आपको आइडिया हो गया कि इसमें मैनेजमेंट है। फिर उसके बाद नीचे है दूसरी मैनेजमेंट, तो इसमें सारा मैनेजमेंट के बारे में ज़िक्र है। फिर आपने तीसरा जो पार्ट है वो आपने देखा, उसमें ड्रग्स थेरापी आपने फ़ौरन पढ़ लिया। आपको पता चल गया कि यार ये तो सारा पेन से रिलेटेड है और ड्रग्स इसमें जितनी यूज़ हुई हैं वो हैं। फिर डी जो है, आपने जैसे ही डी पढ़ा तो आपको टेक्निक्स ऑफ प्लास्टिक बैक स्लैब, आपको पता चल गया कि यार इसमें हम डी में बैक स्लैब और इसके बारे में ही ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे। फिर जैसे ही आप आंसर पढ़ते जाते हैं आपको आपके जहन में होता है कि इसका ये आंसर हो सकता है, इसका ये आंसर हो सकता है। तो फिर बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। फिर देखें जैसे ही आप पढ़ते गए आपको आइडिया होता जाता है कि किसका आंसर किधर है। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो तक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।